आचार्य चाणक्य और उनके साथ आर्य लोग पहुंचे चंद्रगुप्त, भीमसेन, विक्रांत, आचार्य श्वेतांग के साथ। बाकी सब लोग महाराज पशुपति के अतिथि सत्कार का लाभ उठा रहे थे जब एक सैनिक ने आकर वहां हमला होने की सूचना दी। उस वक्त वहां चंद्रगुप्त के राजकुमारी सुजाता के साथ विवाह को लेकर बातचीत हो रही थी, जो उस सैनिक की सूचना के बाद रुक गई। हमले के बारे में सुनकर सब दंग रह गए, क्योंकि आर्य लोग एक शांत राज्य था जो ना तो कभी किसी के आपसी विवाद में पड़ता था और न वहां के लोग उग्र स्वभाव के थे। आचार्य चाणक्य सवाल उठाते हैं कि उन्होंने तो आते वक्त किसी भी सैन्य टुकड़ी को इस तरफ आते हुए नहीं देखा। आचार्य चाणक्य की बात सुनकर सैनिक ने अपनी उखड़ी हुई सांसों को संयत करते हुए कहा, क्योंकि हमला करने वाले हमारे अपने लोग हैं, और वो भी कोई सैनिक नहीं बल्कि आम लोग। महाराज पशुपति अपने आसन से खड़े होते हुए बोले, ये कैसे संभव है? हमारे ही लोग हम पर हमला क्यों करेंगे? मुझे पूरी बात बताओ सैनिक। सैनिक ने बाहर घट रही घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। तब तक चंद्रगुप्त भीमसेन और विक्रांत को इशारा कर चुका था। वो लोग अपनी अपनी जगह से उठे और वहां से बाहर निकल गए। उस कक्ष के बाहर निकलकर एक लंबे गलियारे को पार करते हुए विक्रांत बोला, हम कहां जा रहे हैं चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त ने चलते चलते जवाब दिया, इतने शांत राज्य पर यूं अचानक हमला अकारण नहीं हो सकता है। हमें अपने लोगों की सुरक्षा दूसरों पर नहीं छोड़नी है, इसलिए जरूरी है कि हमारे हथियार हमारे पास ही हो। हम उन्हें ही लेने चल रहे हैं विक्रांत। अभी वो कुछ आगे बढ़े थे कि सामने से उन्हें कुछ लोग भागते हुए नजर आए। वो देखने से तो आम प्रजा के लोग ही लग रहे थे, पर इस वक्त उन्हें देखकर कोई सामान्य नहीं कह सकता था। उनके हाव भाव इस तरह बदले हुए थे कि वो अपने होशो हवास में नहीं हो। उनके हाथों में हथियार के नाम पर चाकू, कुल्हाड़ी, नुकीले लकड़ी के टुकड़े थे और वो तेजी से इन तीनों की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर भीमसेन बोला, ये क्या? ये लोग तो अंदर तक आ गए। क्या महल के इस हिस्से की सुरक्षा में बस एक ही सैनिक तैनात था? चंद्रगुप्त सामने देखता हुआ बोला, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। उनके हथियारों को देखो, उनमें से कुछ पर खून लगा हुआ है। वो लोग भागते हुए इनके काफी पास आ चुके थे। विक्रांत ने अपने हाथों को लड़ने की मुद्रा में करते हुए कहा, मुझे लगता है सैनिकों ने इन लोगों के राज्य के नागरिक होने की वजह से ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया होगा, उसी का लाभ मिला होगा इन्हें। चंद्रगुप्त बोल पड़ा, हमें भी यही करना है। याद रहे कि ये सब आम नागरिक हैं, इन्हें बस घायल करना है, इनकी जान नहीं लेनी है। भीमसेन चिड़े हुए स्वर में बोला, हाँ तो हम कौन सा फूंक मारकर इनकी जान लेने वाले थे? हम खुद ही नहीं हत्ते हैं। इनके हाव भाव देखकर तो खुद अपनी जान बचाना मुश्किल लग रहा है। तभी उनके पास पहुंच चुके एक आदमी ने कुल्हाड़ी से भीमसेन के ऊपर वार किया। भीमसेन ने फुर्ती से एक तरफ हटकर खुद को बचाया और उस आदमी के कंधे को पकड़ लिया। इससे पहले वो आदमी दूसरा वार कर पाता, भीमसेन ने उसकी गर्दन के पास की एक नस को जोर से दबा दिया। वो एक बार जोर से तड़पा और फिर भीमसेन के हाथों में बेहोश होकर झूल गया। विक्रांत ने यह देखा और खुद को एक नुकीले डंडे के वार से बचाते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो खामखाई हमें डरा रहे थे। तुम्हें तो हथियारों की जरूरत ही नहीं है भीमसेन। विक्रांत ने अपने ऊपर हमला करने वाले का डंडा उसके हाथों से छीन लिया, फिर उसे जोर का धक्का मारा तो हमलावर अपने पीछे आ रहे लोगों से टकराकर उन्हें अपने साथ लेते हुए नीचे जा गिरा। सारे हमलावर वहीं रुक गए। चंद्रगुप्त और बाकी लोगों ने उस गलियारे को इस तरह से घेर रखा था कि उन्हें पार किए बिना वहां से निकलना मुश्किल था। तभी एक साथ दो लोग चंद्रगुप्त की तरफ लपके। उनमें से एक के हाथ में खंजर था और दूसरे के हाथ में किसी सैनिक के हाथ से छीनी हुई तलवार। चंद्रगुप्त ने उनके अपने पास आने का इंतजार किया। उसने अपने दोनों हाथों के पंजों को लड़ने की मुद्रा में बना लिया। जैसे तलवार वाले हमलावर ने चंद्रगुप्त के ऊपर वार करने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, चंद्रगुप्त ने एक जोरदार लात उसके पेट में मारी। चंद्रगुप्त का आघात इतना तेज था कि हमला करने वाले के हाथों से तलवार छूट गई और वो अपना पेट पकड़कर नीचे बैठता चला गया। तब तक चाकू वाले ने भी चंद्रगुप्त के ऊपर अपना वार कर दिया था। चंद्रगुप्त अभी वार करके संभला ही था। वो चाकू से बचने के लिए एक तरफ झुका, फिर भी चाकू उसकी बाह को रगड़ते हुए निकल गया। खून की एक पतली सी धार उसके हाथ से छलक उठी। यह देखकर एक दूसरे आदमी से भिड़ते हुए भीमसेन बोला, ये लोग बिल्कुल विक्षिप्त हो चुके हैं चंद्रगुप्त, इनसे हम रक्षात्मक होकर नहीं लड़ सकते। तभी उन हमलावरों के पीछे शोरगुल उठा। विक्रांत ने देखा कि कुछ सैनिक वहां दौड़ते हुए आ रहे हैं। उनके पास बड़ी बड़ी ढालें, साथ में कुछ फंदों के साथ रस्सियां थी जिनसे बिगड़ैल जानवरों या घोड़ों को काबू में किया जाता था। वो सैनिक दौड़ते हुए आए और उन हमलावरों को पीछे से घेर लिया। अब वो दो तरफ से घिर चुके थे, पर वो अभी भी हल्की हल्की आवाज में गुर्रा रहे थे, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क ना पड़ा हो। तभी एक सैनिक ने एक फंदा एक हाथ से हवा में घुमाकर फेंका, जो तलवार लेकर खड़े एक हमलावर के सैनिक से होता हुआ उसके कंधे में जाकर फंस गया। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, सैनिक ने फंदे की रस्सी को जोर से खींचा। वो उस फंदे में कसता चला गया।
उसके हाथ इस तरह से बंध चुके थे कि अब वो कुछ नहीं कर सकता था। इसके साथ ही बाकी लोगों ने भी फंदे फेंकने शुरू कर दिए। हमलावरों का पूरा ध्यान सैनिकों की तरफ हो गया था। जो भी हमलावर वहां से भागने की या उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता, वो लोग उसे ढाल से वापस धकेलते थे। बहुत जल्द सारे हमलावर सैनिकों के फंदों में फंसे वहां पड़े हुए थे। तभी भोजन कक्ष का दरवाजा खुला और महाराज पशुपति के साथ साथ आचार्य चाणक्य बाहर आए। आचार्य ने उन हमलावरों के चेहरों पर नजर डाली तो वो चौंक पड़े। महाराज पशुपति उस सैन्य टुकड़ी के नायक से बात करने लगे और चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ बढ़े। चंद्रगुप्त उस वक्त अपनी बाह पर लगे चाकू के जख्म पर एक कपड़े का टुकड़ा बांध रहा था। भीमसेन और विक्रांत उन सैनिकों की मदद कर रहे थे जो उन बंधकों के पैर भी रस्सी से बांध रहे थे, क्योंकि कुछ बंधक हाथ बंधे होने के बावजूद भी वहां से भागने का प्रयास कर रहे थे। आचार्य चाणक्य उसके पास जाकर धीरे से बोले, चंद्रगुप्त, इन लोगों के चेहरों को ध्यान से देखो। क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? यह सुनकर चंद्रगुप्त ने उन हमलावरों की तरफ बड़े ध्यान से देखा। कुछ पल तक देखने के बाद उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। वो आचार्य चाणक्य की तरफ देखते हुए बोला, इनके हाव भाव, डगमगा कर चलने का तरीका और हल्की गुर्राहट, ये सब लक्षण तो बिल्कुल ऋषि वेदांत की तरह लग रहे हैं। जब हमने उनको पुस्तकालय के निषेध हिस्से में कुछ खोजते हुए पकड़ा था, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। पर यह कैसे संभव है? या तो कोई हमारा पीछा कर रहा है और हमें अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है, या फिर पप्पत अपने हाथों को यहां तक फैला चुका है और यह हमला हमारे यहां होने की वजह से नहीं, बल्कि पहले से ही योजना में था और संयोग से हम यहां मौजूद थे। तब तक सैनिकों से बात करने के बाद महाराज पशुपति आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरफ बढ़े। उन्होंने चंद्रगुप्त की बाह पर घाव देखा तो व्यथित भाव से हाथ जोड़ते हुए चाणक्य से बोले, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा आचार्य, जो आप लोगों को यह सब झेलना पड़ा। हम अपने अतिथियों का ही ख्याल नहीं रख पाए। आचार्य चाणक्य ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा मत कहिए राजन, अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे आपसे इन हमलावरों के बारे में कुछ बात करनी है। किसी ऐसी जगह चलिए जहां कोई और ना हो। महाराज पशुपति ने उन्हें एक तरफ रास्ता दिखाते हुए कहा, आइए मेरे साथ। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त महाराज पशुपति के पीछे चल दिए। भीमसेन और विक्रांत को चंद्रगुप्त ने इशारे से वहीं रुकने को कह दिया। वहीं उन बंधकों को कारागार में ले जाने का आदेश महाराज पहले ही अपने सैनिकों को दे चुके थे। उधर ज्वाला के पास उसके समूह के लोग पहुंच चुके थे। वे उस दूसरी साथी के लिए दुखी थे, जिसको ज्वाला काफी देर तक नदी में खोजने के बाद भी ढूंढ नहीं पाई थी। सब नदी किनारे उदास बैठे ज्वाला की तरफ देख रहे थे कि तभी वहां एक स्थूलकाय आदमी उनके इस गायब साथी को कंधे पर लादे हुए आया और बोला, आप में से ज्वाला कौन है? सबने आवाज की दिशा में देखा और उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। ज्वाला भी अपनी जगह से उठकर उस आदमी की तरफ दौड़ी। उस आदमी ने ज्वाला के उस सैनिक को धीरे से अपने कंधे से उतारा और एक पत्थर की चट्टान पर लिटा दिया। ज्वाला ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैं हूं ज्वाला, पर तुम कौन हो और ये तुम्हें कहां मिली? उस आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थोड़ा तो रुको, जरा दम भरने दो। हाथी, इतने सारे सवाल। इतना कहकर वो चुप हो गया। कुछ देर तक सब उसके दोबारा बोलने का इंतजार करते रहे। 2-4 लंबी सांस लेने के बाद वो बोला, मैं यहां से कुछ दूर ही अपने बाबा के साथ नदी किनारे रहता हूं। मैं उस वक्त नदी में मछलियां पकड़ रहा था जब मैंने इसे नदी में डूबते देखा। वैसे तो मैं पानी में जाने से बहुत डरता हूं, इस वजह से मैं किनारे पर बैठकर ही नदी में मछलियां पकड़ता हूं। फिर ऐसे डूबते देख न जाने कहां से मेरे अंदर इतना साहस आ गया कि मैं नदी में कूद पड़ा। जब मैं इसे लेकर नदी के किनारे पर आया तो इसने बस इस दिशा की तरफ इशारा किया और तुम्हारा नाम लिया। उसके बाद बेचारी बेहोश हो गई। अचानक ज्वाला ने अपना खंजर निकाला और उस आदमी की गर्दन पर लगा दिया। वो सकपका उठा। आसपास खड़े लोगों को भी ज्वाला का यह व्यवहार समझ नहीं आया। उस आदमी के मुंह से डरी हुई आवाज निकली, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया है? ज्वाला कुर्राते हुए बोली, मैंने यहां पड़ाव डालने से पहले अच्छी तरह जांच की थी। यहां आसपास मुझे कोई रहता हुआ नजर नहीं आया था। इसका यह मतलब हुआ कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो।
उस आदमी ने गुस्से में आकर ज्वाला का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन से हटाया और बोला, वाह, एक तो मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे साथी की जान बचाऊं, उल्टा मेरी जान के पीछे ही पड़ जाओ। ज्वाला ने अपने साथियों की तरफ देखा। उन सबके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। उसने उस आदमी को देखा और थके हुए स्वर में बोली, माफ करना, मेरा ध्यान इस वक्त कई जगह पर है, इसलिए थोड़ा उग्र हो गई थी। तुमने अपना नाम क्या बताया था? आदमी धीरे से नीचे बैठते हुए बोला, अभी तक नहीं बताया था, अब बता रहा हूं। भोला नाम है मेरा। और तुम्हें मेरा घर इसलिए भी नहीं मिला होगा क्योंकि बाबा ने एक बड़े बरगद के पेड़ पर ही लकड़ी से घर बनाया है, क्योंकि बरसात के मौसम में नदी का पानी किनारों को पार करके काफी अंदर तक आ जाता है। ज्वाला ने अपने उस बेहोश सैनिक की तरफ देखा, जिसे होश में लाने के लिए 2 सैनिक उसके पेट में भर चुके पानी को बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई थी। फिर वो वापस भोला की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तुम और तुम्हारे बाबा यहां अकेले क्यों रहते हैं, आबादी से इतना दूर? कोई खास वजह? यह सवाल सुनकर भोला ने अपना सर ऊपर उठाया और बोला, यह सवाल तो मैं भी कर सकता हूं कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो और यह सब क्या है। आखिरी बात उसने ज्वाला द्वारा बनाए जा रहे ढांचे की तरफ इशारा करते हुए कही। ज्वाला को बस इसी बात का डर था कि अगर इसने ढांचे की तरफ सवाल उठाए तो वो क्या जवाब देगी। उसने बात को टालते हुए कहा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मत बोलो कि मैं तुम्हें मजबूर कर सकती हूं जवाब देने के लिए, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर भोला हंसते हुए बोला, बिगाड़ तो तुम भी मेरा कुछ नहीं सकती, और मैं तुम्हें अपने बाबा के बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो। ज्वाला को अब उसकी बातें सुनकर हंसी सी आ रही थी। एक तो वो इतने भीमकाय शरीर का था, उस पर भी वो पेड़ के ऊपर रहने की बातें कर रहा था, जबकि जमीन पर ही चलने में उसकी सांसें फूले जा रही थी। वो अपने खंजर को हाथ में घुमाते हुए उसकी तरफ बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ देर रुक जाओ, तुम अभी सब कुछ बताओगे। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ी थी कि कहीं से एक तीर आया और उसकी खंजर वाली हथेली को भेदता हुआ चला गया। ज्वाला दर्द से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सब लोग चौंक गए। जब उन्होंने उसके हाथ से बहता हुआ खून देखा तो सभी सैनिकों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और ज्वाला के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी हो गई। ज्वाला पर तीर किसने चलाया? कौन है भोला? आर्य लोग पराये संकट के बाद चाणक्य की क्या योजना होगी, जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक अनजान आदमी ज्वाला की खोई हुई सैनिक को अपने कंधे पर लेकर उसके पास आता है। वो उन्हें बताता है कि उसने उसे नदी में डूबते देखा तो बचाकर किनारे ले आया और उस सैनिक ने बेहोश होने से पहले उसे यहां आने का रास्ता बताया। अभी ज्वाला उस आदमी से, जिसने अपना नाम भोला बताया था, पूछताछ कर ही रही होती है कि तभी ज्वाला के हाथ में एक तीर लगता है। ज्वाला ने अपने वस्त्र से कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने हथेली पर बांधते हुए बोली, सभी लोग अपनी ढालों को भी साथ रखो, दुश्मन जो भी है सामने आकर वार नहीं करेगा। ये सुनकर सभी सैनिकों के अपनी अपनी ढालें उतारकर अपने सामने कर ली और अगले वार का इंतजार करने लगी, पर काफी देर बाद भी कोई तीर नहीं चला और ना ही कोई सामने आया। तभी ज्वाला के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अपने एक सैनिक को इशारा करते हुए कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ। सैनिक ने ज्वाला के द्वारा बताई गई दिशा में देखा तो उसकी नजर भोला पर पड़ी। उसने असमंजस के भाव से दोबारा ज्वाला की तरफ देखा तो ज्वाला ने ढाल हिलाते हुए कहा, एक जगह खड़े होकर सोचो मत, मैं उसी की बात कर रही हूं जो हमारी साथी को नदी से बचा कर लाया है। वो सैनिक अपनी ढाल को अपनी सुरक्षा के लिए ऊपर करके भोला की तरफ बढ़ी तो अचानक एक तीर आकर उसकी ढाल से टकराया। वो थोड़ा सा लड़खड़ाई पर उसने भोला की तरफ बढ़ना बंद नहीं किया। उधर भोला, जो पहली बार तीर चलने के बाद से ही अपना सर अपने घुटनों के बीच में छुपाकर बैठा था, अभी भी कांप रहा था। वो सैनिक धीरे धीरे उसके पास पहुंच गई। एक बार उसके ऊपर तीर चलाने के बाद हमलावर ने दोबारा कोई हरकत नहीं की थी। सैनिक ने धीरे से भोला के कंधे पर हाथ रखा तो भोला एक बार जोर से कांप उठा। उसने उसे धीरे से उठाया और ज्वाला की तरफ ले चली। ज्वाला को घेर कर खड़ी सभी सैनिकों की निगाहें इधर उधर बस दुश्मन को खोज रही थी, पर उन्हें अभी तक कोई भी नजर नहीं आया था। भोला नाम के उस आदमी को लेकर वो सैनिक ज्वाला के पास पहुंची। ज्वाला ने अपने पास ही खड़े खंजर को उठाया और भोला की गर्दन पर लगा दिया। यह देखकर भोला कांपते हुए बोला, तुम्हारी दिक्कत क्या है? बार बार मुझे ही मारने लग जाती हो। ज्वाला अपने आसपास देखते हुए धीरे से गुर्राई, चुप रहो, वरना
वरना सच में गला काट दूंगी। उसके बाद उसने एक हाथ से भोला को पकड़कर अपने सामने किया और अपने खंजर का दबाव उसकी गर्दन पर पड़ाती हुई जोर से चिल्लाई, तुम जो कोई भी हो, अभी सामने आ जाओ वरना इसकी गर्दन काट कर रख दूंगी। ज्वाला को घेर कर खड़ी सैनिकों में से कुछ ने पलट कर देखा तो ज्वाला ने उन्हें एक तरफ हटने का इशारा किया। कुछ सैनिकों के हटते ही ज्वाला भोला की गर्दन पर खंजर लगाए साफ नजर आने लगी। उसने एक बार फिर जोर से चीखते हुए अदृश्य दुश्मन को ललकारा, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करने वाली, यह अंतिम चेतावनी है मेरी तुम्हें। तभी कुछ दूर नजर आ रहे एक बड़े से पेड़ के पीछे से निकलकर एक आदमी सामने आया। उसने उस वक्त भी एक धनुष को ज्वाला की तरफ ताना हुआ था। वो सीधे ज्वाला और भोला को ही देख रहा था। ज्वाला उसे देखकर मुस्कुराई और धीरे से अपने साथियों से बोली, अपने हथियार नीचे कर लो, हमें इससे अब जान का खतरा नहीं है। इसके बाद वो धीरे से भोला के कानों में फुसफुसाकर बोली, तुम इसे जानते हो है ना? चलो बच्चे से बच्चे की तरह उसे अपने हथियार वहीं रखकर हमारे पास आने को बोला। भोला ने सहमति में अपना सर हिलाया पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी ज्वाला ने उसकी गर्दन पर अपना खंजर चुभोया तो भोला चिल्लाते हुए बोला, बाबा मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है, आप अपने हथियार वहीं छोड़ दो और यहां आ जाओ। इधर ज्वाला के ऊपर अचानक आई आफत से तो वो बच गई थी, लेकिन उधर आर्यलोक में महाराज पशुपति के होश आचार्य चाणक्य की बातें सुनकर उड़े हुए थे। इस वक्त महाराज पशुपति आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ एकांत कक्ष में बातचीत कर रहे थे। अभी अभी आचार्य चाणक्य ने महाराज पशुपति को नरभक्षियों के साथ सालों पहले हुए युद्ध और हाल ही में तक्षशिला की प्रतियोगिता के बीच हुए हमले के बारे में बताया। यह सब सुनकर महाराज पशुपति आश्चर्य से बोले, तो आप ये कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद नरभक्षी दोबारा लौट चुके हैं और उनका सरदार कोई और नहीं बल्कि मगध के राजकुमार पब्बत है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आचार्य चाणक्य ने कहा, यकीन तो आपको करना होगा महाराज, क्योंकि पब्बत को सिर्फ चंद्रगुप्त ने नहीं देखा था बल्कि भीमसेन भी वहां था। उसके अलावा 2 और प्रतियोगियों ने पब्बत को देखा था। महाराज पशुपति अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बेचैनी से टहलते हुए बोले, लेकिन आचार्य चाणक्य, इन सब का आज के हुए हमले से क्या लेना देना है? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने आज हमला किया है वो नरभक्षी बन चुके हैं? आचार्य चाणक्य जवाब में कुछ कहते इससे पहले चंद्रगुप्त बोल उठा, अभी नहीं महाराज, अभी नहीं। इस वक्त वो लोग नरभक्षी नहीं बने हैं, लेकिन वो नरभक्षियों से कम भी नहीं है। महाराज पशुपति ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मैं कुछ समझा नहीं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के मन में महाराज पशुपति को ऋषि वेदांत के बारे में बताने का विचार आया। उसने आचार्य चाणक्य की तरफ देखा तो उन्होंने सर हिला के मौन स्वीकृति प्रदान की। चंद्रगुप्त ने महाराज पशुपति को ऋषि वेदांत के गायब होने और उनके वापस आने तक की सारी कहानी बताई, और जब उसने वेदांत के नरभक्षियों के सम्मोहन में होकर अपने लोगों पर हमला करने वाली बात बताई तो महाराज पशुपति हैरान हो उठे। महाराज पशुपति बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमला करने वाले लोग किसी और के प्रभाव में आकर हमारे ऊपर हमला करने चले आए, लेकिन इनका मकसद क्या था? आचार्य चाणक्य गंभीर स्वर में कह उठे, यही तो मुझे जानने की उत्सुकता हो रही है कि तक्षशिला से इतनी दूर ये लोग कर क्या रहे हैं? यहां हमला करके इन्हें क्या मिलने वाला था आखिर? चंद्रगुप्त बोला, इसके लिए हमें पहले तो एक बार उन लोगों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उनसे कुछ पता नहीं चला तब हम कोई दूसरा रास्ता तलाश करेंगे। महाराज पशुपति ने आचार्य चाणक्य को देखते हुए कहा, आप लोगों को मेरी तरफ से हर कोशिश करने के लिए पूरी सहमति और आज्ञा है। आर्यलोक में इस तरह की घटना पहली बार हुई है, इसलिए हम इस तरह की ताकतों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारा राज्य किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहता है। तभी महाराज पशुपति की बात काटते हुए चंद्रगुप्त बोला, ऐसा नहीं है महाराज, मुझे लगता है कि राजकुमारी सुजाता अगर जड़ी बूटियों के विषय में जानकारी रखती हैं तो वो हमारे लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। वेदांत जी को भी उनके मित्र और मेरे गुरु वात्सल्य जी ने नरभक्षियों के प्रभाव से कुछ खास जड़ी बूटियों की मदद से ही मुक्त करवाया था। मुझे भी उन जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन मुझे किसी जानकार इंसान की जरूरत पड़ेगी। महाराज पशुपति सोचते हुए बोले, वैसे तो हमारे राजवैद्य जी भी इस काम के लिए ठीक रहते,
लेकिन अभी इस वक्त वो इस हमले में घायल हुए सैनिकों की देखरेख में व्यस्त होंगे। और वैसे भी सुजाता को उन्हीं ने जड़ी बूटियों से औषधि बनाने के बारे में शिक्षा दी है, तो मैं सुजाता को ही आप लोगों के साथ जाने के लिए कहता हूं। इसी बहाने से आप लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलेगा। महाराज की अंतिम बात सुनकर चंद्रगुप्त को मन ही मन सुजाता का नाम लेने का अफसोस हुआ, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। जबकि यह बात सुनकर आचार्य चाणक्य धीरे से मुस्कुरा उठे। महाराज पशुपति ने कहा, मैं अभी सारे इंतजाम करता हूं। मैं एक छोटी सैन्य टुकड़ी को भी आपके साथ भेजने की व्यवस्था करता हूं। यह सुनकर आचार्य चाणक्य बोल उठे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। विक्रांत, भीमसेन और चंद्रगुप्त हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार और प्रशिक्षित है। फिर हमारे साथ छोटा रक्षक दल है ही। ज्यादा लोगों को साथ लेकर हम यात्राओं के समय किसी का ध्यान अपनी ओर लाना नहीं चाहते। महाराज पशुपति ने आचार्य चाणक्य से कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर वो उस कक्ष से बाहर निकल गए। इधर कार्भिक राज्य के जंगलों में बने शिविर में एक तंबू के बाहर पब्बत के सामने एक व्यापारी खड़ा हुआ था। देखने में तो वो सामान्य इंसान लग रहा था, लेकिन असल में वो खूंखार नरभक्षी था। वो पब्बत का एक पुराना गुप्तचर भी था। शिविर में कई नरभक्षी थे। उनमें से कुछ तो पेड़ों की लकड़ी काट काट कर उन्हें एक जगह जमा कर रहे थे, जबकि कुछ जड़ों को साफ कर सुखाने के लिए टांग रहे थे। एक नजर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि ये लोग अपनी उदर की तृप्ति के लिए इंसानों का शिकार करते थे। उस व्यापारी नुमा नरभक्षी को देखते हुए पब्बत बोला, तो क्या परिणाम रहा रासू? क्या उस चूर्ण ने अपना काम सही से किया? रासू नाम के उस नरभक्षी ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा, जी सरदार, आपके दिए उस चूर्ण का प्रभाव मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कुछ ही पलों में एक आम इंसान भी किस तरह से उत्तेजित हो सकता है, यह मैंने पहली बार देखा। हालांकि कुछ लोगों पर इसका प्रभाव जल्दी ही खत्म हो गया था और वो बेहोश हो गए थे, लेकिन ऐसे 1-2 लोग ही थे। बाकी लोग तो अपने आसपास वालों पर कहर बनकर टूट पड़े थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई सरदार। पब्बत ने पूछा, कौन सी बात है रासू? रासू ने बताया, जब हम इस चूर्ण का प्रयोग इंसानों पर करके देखने के लिए आसपास के किसी भी राज्य में जा सकते थे, तो आपने इतनी दूर बसे आर्य लोग को ही क्यों चुना? पब्बत मुस्कुराते हुए बोला, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है राजू। देखो, हर इंसान के अंदर वो भाव होता है जो हम सब लोगों में सबसे प्रबल भाव है, क्रूरता। अब अगर मैं अपने चूर्ण का प्रयोग ऐसे लोगों पर करूंगा तो मुझे यह कैसे पता चलता कि चूर्ण की ताकत कितनी है? जबकि आर्य लोग की जैसी धार्मिक मान्यता है, वहां शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी भी प्रकार के जानवर के मांस का सेवन करता हो। अगर वहां के लोगों के अंदर हम क्रूरता का भाव ला सकते हैं, तो बाकी राज्यों में चूर्ण की सफलता पर मुझे कोई संदेह नहीं रहेगा। रासू सोचते हुए बोला, अच्छा, अब मैं समझा। पब्बत ने आगे कहा, कोई और ऐसी बात है आर्य लोग के अभियान के बारे में जो तुम मुझे बताना भूल गए? रासू बोला, नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ वहां इसके अलावा। और मैं वैसे भी चूर्ण का असर होने के कुछ देर बाद ही वहां से निकल आया था, क्योंकि मैं आर्यलोक के राजमहल के बहुत पास था। पर मुझे अभी भी याद आ रहा है कि मैंने वहां 2 बड़े रथ देखे थे, जिनके ऊपर तक्षशिला के गुरुकुल का झंडा लगा हुआ था। अब उसमें कौन सवार था या कोई उस वक्त सवार था भी या नहीं, यह देखने का मुझे समय नहीं मिल पाया। तक्षशिला का जिक्र सुनकर पब्बत चौंक उठा। वो बोला, यह तो बड़ी अजीब बात है। गुरुकुल के रथ इतनी दूर क्या कर रहे थे? रासू बोल पड़ा, हो सकता है राज परिवार का कोई सदस्य वहां का छात्र रहा हो। पब्बत उसकी बात काटते हुए बोला, मूर्ख, कोई छात्र कितने भी बड़े राज परिवार से संबंधित क्यों ना हो, उसको तक्षशिला के झंडे लगे रथ का इस्तेमाल करने की आज्ञा नहीं है, जब तक उनके साथ कोई आचार्य हो या तक्षशिला का कोई अन्य अधिकारी। रासू को यह बात मालूम नहीं थी, इसलिए वो चुप ही रहा। कुछ देर शांत रहने के बाद पब्बत बोला, तुम अभी तुरंत वापस आर्यलोक के लिए निकल जाओ। मुझे वहां कौन गया है, क्यों गया है, सारी जानकारी चाहिए। रासू ने सर झुकाकर पब्बत का अभिवादन किया और वहां से चला गया। पब्बत अपनी जगह से उठा और इधर उधर टहलने लगा। तभी केवट उसके पास आकर बोला, पब्बत,
हमारा पुराना दोस्त हमसे मिलने आया है। वो शिविर के बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। पब्बत का दिमाग उस वक्त आर्यलोक में उलझा हुआ था, इसलिए वो छल्लाकर बोला, ऐसा कौन आ गया है जिससे मिलने के लिए खुद मुझे शिविर के बाहर जाना पड़ेगा? केवट ने इधर उधर देखते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहां है? क्या तुम भूल गए कि सिर्फ एक ही इंसान है जिसको तुमने खुद शिविर में आने से मना किया है, और जो इतने वर्षों से हमारी इतनी मदद करता आया है। पब्बत को तुरंत समझ में आ गया कि केवट किसके बारे में बात कर रहा था। उसने सर हिलाते हुए कहा, मेरा ध्यान सच में इस वक्त कहीं और था। आओ चलो उससे मिलकर आते हैं। इतना कहकर पब्बत शिविर से बाहर जाने के रास्ते की तरफ बढ़ गया। शिविर से कुछ दूरी पर एक लबादा ओढ़े एक आदमी काले घोड़े पर बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर काले लबादे से ढका हुआ था। तभी उसे पब्बत और केवट आते हुए दिखाई दिए। पब्बत उस लबादाधारी के पास पहुंचकर बोला, कहिए मंत्री महोदय, आज आपके दर्शन लाभ हमें किस वजह से प्राप्त हो रहे हैं? लबादा ओढ़े इंसान ने अपने चेहरे से लबादा हटाते हुए कहा, क्योंकि हमारे राज्य को अपने राजकुमार की बहुत सख्त जरूरत आन पड़ी है, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा। उस घोड़े पर सवार वो लबादाधारी कोई और नहीं बल्कि मगध राज्य के महामंत्री अमात्य थे। क्या अमात्य ने पब्बत को अपना मोहरा बना लिया था? क्या चाणक्य की यात्रा आर्यलोक से आगे जा पाएगी? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आचार्य चाणक्य के आदेश का पालन करते हुए धूमकेतु, सुकन्या और पारितोष कुछ योद्धाओं के साथ वगरी राज्य जा रहे होते हैं। जब उनके ऊपर सांपों का हमला होता है, उसके बाद वो उस अज्ञात हमलावर के इंतजार में वगरी राज्य की सीमा के बाहर ही रुक जाते हैं। वो पास ही के पेड़ों के एक झुंड के नीचे अपना डेरा जमा लेते हैं। काफी देर के इंतजार के बाद भी जब कोई सामने नहीं आया तो पारितोष ऊबते हुए बोला, मुझे लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। धूमकेतु जो पेड़ के तने की ओट लेकर बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखें खोलकर पारितोष को देखा और बोला, तुम हर बात को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाते हो पारितोष? तभी सुकन्या बोल उठी, कुछ देर शांत रहो तुम लोग। वो कोई भी हो सकता है। अगर उसके सांपों ने हमें नहीं काटा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमारा मित्र ही है, इसलिए सावधान रहो। धूमकेतु उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं थोड़ा टहल कर आता हूं, क्या पता और कितनी देर इंतजार करना होगा हमें। सुकन्या ने बाकी योद्धाओं की तरफ देखा तो वो भी उसे थके हुए से लगे। उसे लगा उसने बेवजह ही सबको यहां रुकने पर मजबूर कर दिया। तभी उसे एक सांप अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जो कि उसी नीलमणि प्रजाति का था जिन्होंने किसी और के प्रभाव में आकर उनके ऊपर हमला किया था। वो सांप सुकन्या के पास आकर रुक गया। सुकन्या बिल्कुल सावधान मुद्रा में बैठी थी, लेकिन उस सांप ने हमला करने के बजाय सुकन्या को देखा और कुछ देर तक देखते रहने के बाद वो वापस मुड़ गया। बाकी सैनिक और पारितोष सुकन्या से कुछ दूर बैठे थे, इसलिए उनकी नजर उस सांप पर नहीं पड़ी। सुकन्या अनजान भावना के वशीभूत होकर उस सांप के पीछे पीछे चल दी। पारितोष सुकन्या की स्थिति समझे बिना साथियों से मजाक में बोला, लो, हमें रोक रही थी, अब खुद ऊबकर टहलने चल दी। उधर तक्षशिला के अंदर एक कक्ष में लेटे वेदांत के पास ऋषि वात्सल्य बैठे हुए थे। कक्ष में प्रकाश बहुत कम था, इसलिए वो वात्सल्य वेदांत के बिल्कुल पास ही बैठे हुए थे। वेदांत औषधि के प्रभाव में होने की वजह से नींद में थे। वात्सल्य काफी कोशिश के बाद वेदांत के ऊपर से सम्मोहन का प्रभाव हटा पाए थे। अब उसकी हालत पहले से बेहतर थी। तभी कक्ष का द्वार खुला और कुलपति चक्रपाणि अंदर आए। उन्हें देखकर वात्सल्य उठ खड़े हुए। चक्रपाणि ने उन्हें बैठे रहने का इशारा किया और बोले, अब कैसी तबीयत है वेदांत की? वात्सल्य ने बताया, इन्हें कुछ औषधि दी है, बस उसी के प्रभाव में है। फिर कुछ देर रुककर वात्सल्य ने पूछा, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कोई सूचना मिली? चक्रपाणि ने एक आसन पर बैठते हुए कहा, हाँ, वो समय समय पर गुप्तचरों के द्वारा सूचना भेजते रहते हैं। अंतिम मिली सूचना के अनुसार वो लोग आर्यलोक में थे और वहां लोग अभी भी कुछ समय रुकने वाले हैं। वात्सल्य बोले, अच्छा, और मगध की तरफ से कोई सूचना? चक्रपाणि ने बताया,
हाँ, बाली सारनाथ के रूप में जाकर काफी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी निकाल कर लाया। वात्सल्य ने पूछा, आचार्य चाणक्य ने ज्वाला को भी एक गुप्त अभियान पर भेजा था, उसका क्या हुआ? चक्रपाणी मुस्कुराते हुए बोले, लगता है वाकई वेदांत की हालत में सुधार हो रहा है। तभी अचानक से तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। वात्सल्य झेंपते हुए बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता था। चक्रपाणी ने कहा, आचार्य चाणक्य जो आदेश देकर गए हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं। मैं बस तुमसे यह पूछने आया था कि कितने और समय में वेदांत पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि तुम दोनों के लिए भी मेरे पास आचार्य चाणक्य का एक आदेश है, जिसे पूरा करने के लिए तुम दोनों को ही उसके ऊपर कार्य करना होगा। हालांकि तुम्हारी मदद के लिए इस बार माधवराज तुम्हारे साथ होगा। मैं जानता हूं तुम अभी कहोगे कि वो अति उत्साही है, लेकिन जो कार्य तुम दोनों को करना है उसमें माधवराज जैसे इंसान की ही मदद तुम्हारे काम आएगी। वात्सल्य ने सोचते हुए कहा, ठीक है, मुझे बस 2 दिन का समय चाहिए। उधर ज्वाला के शिविर में इस समय भोजन की व्यवस्था हो रही थी। कुछ सैनिक भोजन करने के बाद शिविर की सुरक्षा के लिए अपनी अपनी जगह वापस तैनात हो चुके थे। बाकी जिन्हें ढांचे पर काम करने का जिम्मा मिला था वो भोजन के बाद कुछ देर तक आराम कर रहे थे। अभी उन्हें काफी काम करना था। शिविर के कोने में ज्वाला, फूला और उसके बाबा भैरव के साथ बैठी हुई थी। ज्वाला ने अपने हाथ के घाव को देखते हुए कहा, अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो मानना पड़ेगा कि आपका निशाना बहुत अचूक है, वरना आपका चलाया तीर मेरी गर्दन में भी लग सकता था। भैरव ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, मैंने समझा था कि आप लोग भोला को नुकसान पहुंचाने वाले हो, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूं। ज्वाला बोली, अब ये सब रहने दीजिए, मुझे बस ये जानने में दिलचस्पी है कि आप लोग यहां इतनी अजीब जगह और आम आबादी से इतने दूर क्यों रह रहे हैं। जब भी कोई बात होती है तो ये भोला बातें गोलमोल घुमा देता है। भैरव हंसते हुए बोला, ये नाम का ही नहीं, अकल का भी भोला है। भोला, अब मुझे समझाने दो। उसकी बात सुनकर और भोला का चेहरा देखकर ज्वाला भी मुस्कुरा उठी। भैरव ने बताया, असल में पहले मैं मगध सेना में एक छोटा सा सैनिक था। मेरा छोटा सा सुखी परिवार था। कई साल मैंने मगध की सुरक्षा में लगा दिए। सबसे अच्छा व्यवहार रखता था मैं, कभी गलती से भी किसी का बुरा नहीं किया। वर्षों पहले जब मगध के सेनापति भुजंग की मृत्यु हुई तो उनकी जगह एक नए सेनापति ने ले ली, जो पहले वाले सेनापति से भी ज्यादा कठोर और क्रूर थे। बिना वजह प्रजा पर जुल्म करना जैसे उनके शौक में शामिल था। ऐसे ही एक दिन उनके अत्याचारों का शिकार मेरी पत्नी और मेरा बड़ा बेटा बना। जब मैं अमात्य के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा तो उन्होंने मुझ पर यह गलत आरोप लगाकर मुझे सेना से निकाल दिया। उसके बाद मुझे नए सेनापति आए दिन तंग करने लगे तो मैंने वो राज्य ही छोड़ दिया। भैरव ने एक ही सांस में अपनी पूरी कहानी ज्वाला को बता दी। कुछ देर तक तो ज्वाला कुछ नहीं बोली, फिर उसने पूछा, अमात्य ने आपके ऊपर आरोप क्या लगाए थे? मैं बस यूं ही पूछ रही हूं, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। भैरव बोला, वैसे तो यह बात गुप्त है, लेकिन अब मुझे मगध या उसकी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मैं सेना का सैनिक जरूर था, लेकिन मेरी तैनाती हमेशा राजमहल के गुप्त कक्ष के बाहर होती थी। ज्वाला ने उत्सुकता से पूछा, क्या था उस गुप्त कक्ष में? भैरव बोला, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन उसके अंदर किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी। वहां मैंने सिर्फ अमात्य और सेनापति सारनाथ को ही जाते देखा था। पता नहीं क्या था वहां कि वो लोग एक बार अंदर जाते तो रात भर वहीं रहते। मैंने 1-2 बार उनके अंदर जाते समय अंदर झांकने की कोशिश भी की थी। अमात्य बहुत क्रोधित हुए थे। बस इसी को आधार बनाकर उन्होंने मुझे निकाल दिया कि उनकी इजाजत के बिना मैं उस कक्ष में घुसा था। मैंने इसका विरोध किया तो मुझसे कहा गया कि मैंने पहले भी ऐसी कोशिश की थी और एक ही गलती के लिए किसी को बार बार क्षमा नहीं किया जा सकता है। ज्वाला ने भैरव के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसको लगा भैरव और भी बहुत कुछ जानता है, पर अभी पता नहीं रहा। ज्वाला ने सोचा कि सही से बात की जाए तो और भी जानकारी मिल सकती है। उसके मन में एक योजना बनने लगी।
अब वो भोला और भैरव को शिविर से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। इधर आर्यलोक में चंद्रगुप्त भीमसेन और विक्रांत के साथ आचार्य चाणक्य कारागार में पहुंचे, जहां हमला करने वालों को कैद में रखा गया था। वो सब अभी बंधे हुए थे। उनमें से कुछ लोग अब होश में नहीं थे, पर जो लोग होश में थे वो अभी भी अपने बंधनों से आजाद होने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। आचार्य चाणक्य और बाकी लोग वहां जाकर वहां तैनात सैन्य टुकड़ी के साथ बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एक सैनिक के साथ राजकुमारी सुजाता ने कदम रखा। आते ही सबसे पहले राजकुमारी सुजाता ने आचार्य चाणक्य को प्रणाम किया। चाणक्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आइए राजकुमारी, हम लोग भी बस अभी यहां पहुंचे हैं। आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन हम में से कोई भी जड़ी बूटियों के विषय में आप जितनी जानकारी नहीं रखता है, तो हमें यहां आपकी मदद चाहिए। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो मेरा काम है। अगर मेरे राज्य पर कोई मुसीबत आती है तो मेरा कर्तव्य है कि उससे लड़ने के लिए तैयार रहूं। भीमसेन के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान दौड़ गई। चंद्रगुप्त जो भीमसेन के बगल में ही खड़ा था, यह देखकर बोला, तुम्हें क्या हुआ? क्या कुछ याद आ गया है मित्र? भीमसेन सकपकाकर बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी चाणक्य की आवाज आई, इन कैदियों में से 4 लोगों को बाहर निकालो भीमसेन, और विक्रांत तुम भी उसकी मदद करो। सैन्य टुकड़ी का नायक बोल पड़ा, आप परेशान मत होइए, यह काम मेरे सैनिक ही कर लेंगे। आप ये बताइए कि आगे क्या करना है। आचार्य ने एक बार सुजाता की तरफ देखा, फिर मुड़कर चंद्रगुप्त से बोले, हम अपना समय बचाने के लिए 2 समूहों में बंटकर इस कार्य को करेंगे। राजकुमारी सुजाता के साथ भीमसेन और विक्रांत इन 4 सैनिकों की जांच करेंगे और हम दोनों जाकर यह पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह सामान्य नागरिक इस हालत में पहुंचे कैसे। चंद्रगुप्त ने सर हिलाकर कहा, जैसा आप कहें आचार्य। उसके बाद राजकुमारी के साथ भीमसेन और विक्रांत 2 अन्य सैनिकों की सहायता के साथ 4 लोगों को लेकर एक अलग कक्ष में चले गए, जबकि चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के साथ उस जगह का निरीक्षण करने चला गया जहां से यह हमला शुरू हुआ था। समस्या की जड़ यानी कारभिक राज्य के जंगलों में अपने शिविर से बाहर पब्बत उसे मिलने आए मगध के महामंत्री अमात्य से बात कर रहा था, और उसके कुछ दूर केवट खड़ा हुआ था। हालांकि पब्बत और अमात्य बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी केवट को सब साफ सुनाई दे रहा था। पब्बत ने अमात्य की बात सुनकर इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि मेरा वापस लौटना अब असंभव है, और मगध के राजकुमार के रूप में लौटना तो बिल्कुल भी नहीं। अमात्य अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोले, तुम समझते क्यों नहीं? एक पूरा राज्य तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम मगध के राज सिंहासन के वारिस हो, तुम्हें ही राज्य की बागडोर संभालनी है। तो सब कुछ छोड़कर तुम इन जंगलों में क्यों भटक रहे हो? यह मेरी समझ के बाहर है। पब्बत ने यह सुनकर कहा, यह आपने सही कहा अमात्य, कि बात आपकी समझ के बाहर है। यह सब मैं आपको बता दूं, ना तो मेरी अब मगध राज्य में दिलचस्पी है और ना ही उसके राज्य सिंहासन में। मेरा लक्ष्य अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये छोटे मोटे राज्य मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अमात्य कुछ देर तक पब्बत को देखते रहे और फिर बोले, पिछले 4 सालों में मैंने तुम्हारी हर संभव मदद की बिना कोई सवाल किए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। कितनी बार मेरा मन किया कि महाराज धनानंद को बता दूं कि उनका पुत्र सही सलामत है। महारानी की आंखों के आंसू मैं सहन नहीं कर पाता हूं जब वो तुम्हारा जिक्र करते हुए रो पड़ती है। तभी पब्बत जोर जोर से हंसने लगा। उसका अट्टाहस सुन के अमात्य चुप हो गए। हंसते हंसते पब्बत बोला, महामंत्री अमात्य, लगता है आप अभी भी समझ नहीं पाए हो कि मैं इन सब इंसानी रिश्तों को पीछे छोड़ आया हूं, और आपकी कोई भी कोशिश मुझे वापस वो सब बनने और करने पर मजबूर नहीं कर सकती है जो मैं सालों पहले करता था। अगर आपको मेरी छोटी मोटी मदद करने का कोई पारितोषिक चाहिए तो मुझसे कहिए, लेकिन इसके अलावा कोई और बात मुझे मंजूर नहीं है। अमात्य गहरी सांस लेते हुए बोले, फिर तो लगता है कि मगध का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि
महाराज धनानंद की उम्र बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ वो कपटी चाणक्य और उनका शिष्य चंद्रगुप्त अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शायद आपने सुना हो कि चंद्रगुप्त ने तक्षशिला की प्रतियोगिता भी जीत ली। चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम सुनकर पब्बत के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो गुर्राते हुए बोला, उनकी चिंता तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस धरती पर वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं अमात्य। इस बार वो मेरे जाल से बच नहीं सकेंगे। तभी अमात्य के पीछे से पत्तों की चरमराहट गूंजी। उन्होंने हाथ उठाकर पब्बत को चुप रहने को कहा और धीरे से अपने घोड़े को मोड़ा। सामने ही कुछ झाड़ियां नजर आ रही थी। पब्बत आगे बढ़कर अमात्य के बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ? अमात्य ने उन झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है वहां कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है। क्या तुम्हारे साथ केवट के अलावा और भी कोई आया था? पब्बत बोला, नहीं, मेरे साथी मेरे आदेश का पालन करते हैं। मेरे साथ सिर्फ केवट ही शिविर से यहां तक आया है। अमात्य ने धीरे से कहा, फिर तो लगता है कि इतनी सावधानी के बाद भी कोई गुप्तचर मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गया है। पब्बत आगे बढ़ते हुए बोला, हो सकता है कि कोई छोटा जानवर हो। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि कम उम्र का लड़का उन झाड़ियों से निकलकर उनसे दूर भागा। कौन सुन रहा था अमात्य और पब्बत की बातें? क्या चाणक्य आर्य लोग के हमले की जड़ तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। भैरव ज्वाला को अपनी और भोला की कहानी बताता है कि वो मगध का एक निष्कासित सैनिक है जो अब आबादी से अलग रहता है। वहीं कार्बिक के जंगलों में अमात्य पब्बत से मिलते हैं जब उन्हें वहां किसी के होने का आभास होता है। इधर आचार्य चाणक्य आर्य लोक पर हमले की जांच में लग जाते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त उस जगह पहुंचते हैं जहां से आर्य लोक के आम लोगों ने उन पर हमला शुरू किया था। वो जगह महल का पूर्वी द्वार थी। वहीं से उस कक्ष के लिए रास्ता गया था जिस कक्ष में आर्य लोक के महाराज पशुपति ने आचार्य चाणक्य और उनके साथ आए चंद्रगुप्त, भीमसेन, विक्रांत और आचार्य श्वेतांग के साथ साथ अन्य लोगों के भोजन का इंतजाम किया था। जब वहां पर हमला हुआ तो उस द्वार की सुरक्षा में तैनात सैनिकों को संभालने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि प्रजा के आम लोगों द्वारा किया गया वो हमला अप्रत्याशित था। सैनिक उनके ऊपर जानलेवा वार करने से भी हिचक रहे थे। यही वजह थी कि वहां पर मौजूद सैनिकों में से एक ही सैनिक ऐसा था जो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था और इस वक्त भी वो वहीं पर नए सैनिकों के साथ मौजूद था। चाणक्य सबसे पहले उसी सैनिक के पास पहुंचे और बोले, क्या तुम ही हो वो जो हमले के वक्त भी यहीं थे? वो सैनिक आचार्य चाणक्य को पहचानता था। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, जी हां आचार्य। चंद्रगुप्त ने सैनिक से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि हमला करने से पहले वो लोग क्या कर रहे थे? सैनिक ने सोचते हुए कहा, उस वक्त मेरा ध्यान उनके ऊपर नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर थी जो राजमहल के आसपास काफी समय से घूम रहा था। मैंने उसके बारे में राजमंत्री जी को भी सूचना दी थी। चाणक्य उत्सुक भाव से बोले, कुछ अजीब था क्या उसके बारे में? सैनिक ने थोड़ा रुककर कहा, हां, बाकी सब तो ठीक था, पर उसके बारे में एक चीज थी जो मुझे समझ में नहीं आई। चाणक्य ने आगे पूछा, और वो क्या? सैनिक ने बताया, वो देखने से तो व्यापारी लग रहा था, लेकिन काफी देर से लोगों को शरबत बेच रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने एक भी खरीदार से शरबत के बदले कोई मुद्रा नहीं ली थी। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। चंद्रगुप्त बोला, यह तो सामान्य बात भी हो सकती है। हो सकता है वो व्यापारी ना हो, बल्कि कोई दानी हो। सैनिक बोला, नहीं, कोई भी दानी ऐसे घूम घूम कर कोई भी वस्तु दान नहीं करता, जबकि उसे देखकर मुझे कभी कभी लगता था मानो वो ये फैसला भी सोच समझकर कर रहा हो कि किसे शरबत देना है, किसे नहीं। चाणक्य ने कहा, कोई ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा, जरूर इसमें कोई भेद है। सैनिक याद करते हुए बोला, हां, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ पुरुषों और बड़ी उम्र के पुरुषों को ही शरबत बेचते हुए देखा था। मैंने उसे कई बच्चों और महिलाओं को शरबत देने से मना करते देखा था। तभी उस सैनिक की नजर दूर खड़े लोगों की भीड़ पर पड़ी तो वो बोला,
उसे देखिए आचार्य, अगर व्यापारी जैसे कपड़े पहना दिए जाएं तो मुझे लगता है कि ये उसी की तरह लगेगा। चंद्रगुप्त बोला, तुम्हारा मतलब है कि यह शरबत वाला हो सकता है? सैनिक ने सही पहचाना था। वो अरासू ही था जो बिना रुके अपना घोड़ा दौड़ाते हुए वापस पहुंचा था, वरना उसे पब्बत के गुस्से का शिकार होना पड़ता। लेकिन ये उसकी बुरी किस्मत थी जो वो आर्यलोक आते ही उस सैनिक और चाणक्य की नजरों में आ गया था। जब अरासू ने सैनिक को अपनी तरफ इशारा करते देखा तो उसे लगा कि उसका भेद खुल गया है। वो तुरंत वहां से हटने लगा। उसकी इस हरकत पर चंद्रगुप्त की नजर पड़ गई। वो तेजी से अरासू की तरफ बढ़ा। चाणक्य ने पीछे से पूछा, क्या हुआ, कहां जा रहे हो? चंद्रगुप्त अपनी गति तेज करते हुए बोला, ये वही आचार्य, तभी हमारा ध्यान अपनी तरफ जाते ही भागने की कोशिश कर रहा है। तभी अरासू ने तेज चलना छोड़कर भागना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने यह देखा तो वो भी उसके पीछे भागने लगा। इधर महल के अंदर राजकुमारी सुजाता द्वारा तैयार की गई औषधि ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हमलावरों के चेहरे के भाव अब सामान्य हो रहे थे। उन्होंने अब प्रतिरोध करना भी बंद कर दिया था। यह देखकर भीमसेन बोला, वाह राजकुमारी जी, आप तो सच में काफी निपुण हैं अपने कार्य में। राजकुमारी सुजाता मुस्कुराते हुए बोली, तो अभी तक आपको संदेह था मेरी क्षमता पर? भीमसेन हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस। इसके आगे भीमसेन को कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं मिले। विक्रांत उसकी इस हालत पर मजे लेता हुआ बोला, अरे राजकुमारी जी, आपको भी पता नहीं है, हमारे भीमसेन जी जो हैं उन्हें हर चीज की 2 बार जांच करने की आदत है, इसलिए पहली बार में उन्हें भरोसा नहीं होता है किसी भी बात पर। भीमसेन ये सुनकर और जमीन में गड़ सा गया। उसे विक्रांत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर राजकुमारी सुजाता के सामने वो कुछ कह नहीं सकता था। तभी कक्ष में आचार्य श्वेतांक और महाराज पशुपति ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब चुप हो गए। महाराज पशुपति ने सब हमलावरों को देखा और कह उठे, अब तो ये वापस सामान्य दिखने लगे हैं। लगता है इनके ऊपर अब सम्मोहन का असर खत्म हो रहा है। तभी भीमसेन कह उठा, इनके ठीक होने का श्रेय सबसे ज्यादा राजकुमारी सुजाता को जाता है। इन्होंने इतने कम समय में भी इनके सम्मोहन की काट तैयार कर ली। महाराज पशुपति ने गर्व से अपनी पुत्री की तरफ देखा, फिर विक्रांत से पूछा, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त कहां हैं? विक्रांत ने बताया, वो लोग हमले की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई इसकी जांच करने गए हैं। महाराज पशुपति ने कहा, पर यह सब जानकारी तो हम इन्हीं लोगों से निकाल सकते थे। उन्होंने अपने सामने बंधे हुए लेटे हुए हमलावरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी राजकुमारी सुजाता बोली, उन्होंने ठीक किया पिताजी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये लोग कब इस लायक हो पाएंगे कि हमको जानकारी दे सके, इसलिए उन्होंने समय व्यर्थ न करते हुए सही फैसला लिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने सुजाता की इस बात पर मौन सहमति जाहिर की। अब उन लोगों को चाणक्य और चंद्रगुप्त के वापस लौटने का इंतजार था। इधर अमात्य और पब्बत के सामने उस गुप्तचर जैसे दिखने वाले लड़के के रूप में आई मुसीबत लगातार उनके हाथों से फिसलती जा रही थी। पब्बत अमानवीय गति से उस लड़के का पीछा कर रहा था, लेकिन वो लड़का इस तरह से उस घने जंगल में भाग रहा था जैसे अपनी मौत को हराकर ही दम लेगा। जंगल में भागते भागते कांटेदार झाड़ियों में कई बार उलझने की वजह से उस लड़के के वस्त्र कई जगह से फट चुके थे और उसको लगी खरोचों की वजह से कई जगह से खून रिसने लगा था, पर उसके कदम नहीं रुके थे। अमात्य अपने घोड़े पर सवार होकर ही उसके पीछे दौड़े थे, लेकिन घने जंगल में उनका घोड़ा उतनी गति से नहीं भाग पा रहा था, इसलिए वो उन लोगों से काफी पीछे रह गए थे। तभी एक बरगद की टहनियों में उस लड़के का पैर फंसा और वो पूरी तरह से लड़खड़ा कर गिरा। अभी वो उठकर खड़ा हो ही पाया था कि पब्बत उसके पास पहुंच गया। उसने गुर्राते हुए उस लड़के को गर्दन से पकड़कर उठाया और हवा में लटका दिया। वो उसकी गर्दन को तोड़ने ही जा रहा था कि तभी अमात्य अपने घोड़े पर वहां पहुंचे और उन्होंने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, उसे जिंदा रखना पब्बत, उसे मार मत देना। पब्बत ने उसे जमीन पर फेंक दिया और एक बेल तोड़कर उसके दोनों पैर आपस में बांध दिए। अमात्य घोड़े से उतरकर उसके पास आए और बोले, कौन हो तुम और किसके आदेश पर तुम मेरा पीछा कर रहे थे? उस लड़के के होशो हवास उड़े हुए थे। वो डर की मुद्रा में जमीन पर पड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। तभी पब्बत बोला, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अभी इसका मुंह खुलवाता हूं। कहकर वो आगे बढ़ा, पर अमात्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोले, नहीं, ये तुम्हारे तरीके से कभी नहीं बोलने वाला। एक काम करो, इसे अच्छी तरह से बांधकर मेरे घोड़े पर बिठाओ, मैं इसे मगध ले जाऊंगा। पब्बत ने कहा, पर वहां किसी ने इसके बारे में पूछा तो आप क्या जवाब देंगे?
अमात्य मुस्कुराते हुए बोले, उसकी चिंता तुम मत करो। पब्बत और जंगली बिलें आसपास खोजने चला गया। इधर उस लड़के ने धीरे से अपना हाथ अपनी कमर में बंधी पोटली में डाला और उसके अंदर से एक चूरण निकाला। तभी अमात्य की नजर उसकी इस हरकत पर पड़ी। वो उससे पूछने ही वाले थे कि उसमें क्या है कि उस लड़के ने अपना मुंह खोलकर वो चूरण उसमें भर लिया। अमात्य पल भर में समझ गए कि उसमें क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका मुंह खुलवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक